एस्टेरॉयड हॉलोकॉस्ट। उस समय धरती का तापमान आज की तुलना में करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ करता था, जो उस समय के धरतीवासियों यानी डायनासोर्स के बिल्कुल मुफीद था। उस समय धरती पर इन्हीं जीवों का राज हुआ करता था। उस दिन भी धरती हमेशा की तरह अपने आप में मगन और व्यस्त थी। माए अपने बच्चे और अंडों की रक्षा कर रही थी। शाकाहारी जीव फूल पत्तियां खाकर अपना पेट भर रहे थे और मांसाहारी जीव अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए शिकार की तलाश में थे। सब कुछ अपनी गति से चल रहा था। किसी को कोई खबर नहीं थी कि आसमान में उनके विनाश की इबारत लिखने की शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक अलग अलग समय पर अलग अलग एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से धरती पर जीवन का वजूद आरंभ हुआ। ये भी कमाल की आयरनी है कि इस महाप्रलय का कारण भी एक एस्टेरॉयड ही था, यानी जो जीवन दे सकता है उसके पास जीवन छीनने की ताकत भी होती है। धरती से करीब 322 करोड़ किलोमीटर दूर जुपिटर और मार्स के बीच करीब 100 करोड़ एस्टेरॉयड एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन एक ऐसा अनोखा एस्टेरॉयड था जो डायगोनली यानी धरती की ओर बढ़ रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये एस्टेरॉयड करीब 65 किलोमीटर चौड़ा था और करीब 35,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती का खात्मा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था। खैर, एक अच्छी बात ये हुई कि यह एस्टेरॉयड एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया और लाखों टुकड़ों में टूट गया। हालांकि अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई थी। इन टुकड़ों में एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा अभी भी अपनी दिशा से भटका नहीं था, यानी ये अब भी धरती की ओर ही बढ़ा चला जा रहा था। ये टुकड़ा करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, यानी इसमें अब भी धरती का सर्वनाश कर देने की ताकत थी। इस बार नियति सचमुच सर्वनाश ही चाहती थी। खैर, अभी भी धरती के बचने की एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में अपना एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद। अंतरिक्ष में छोटे मोटे एस्टेरॉयड अक्सर धरती की ओर बढ़ते रहते हैं, मगर हमेशा चांद उनका रास्ता रोक लेता है। चांद के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये एस्टेरॉयड अपनी दिशा बदल लेते हैं और धरती से टकराने के बजाय चांद से जा टकराते हैं। चांद पर बने ये विशालकाय गड्ढे इस बात का सबूत है कि धरती को बचाने के लिए चांद ने अपने सीने पर कई वार झेले हैं, कई जख्म खाए हैं। हालांकि 10 किलोमीटर चौड़ा ये एस्टेरॉयड आकार में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, मगर उम्मीद यही थी कि ये भी जाकर चांद से टकरा जाएगा। मगर नियति ने एक बार फिर अपना खेल खेला और कयामत का पत्थर ये एस्टेरॉयड चांद को पार कर गया और सीधे धरती की ओर रुख कर लिया। अब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। किसी भी तरह इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराव को रोका नहीं जा सकता था। महाप्रलय अब सिर्फ चंद घंटों की मेहमान थी। यह एस्टेरॉयड धरती की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ फिर 2 खतरनाक घटनाएं हुई जिन्होंने इस विनाश को और भी भयंकर शक्ल दे दी। पहली ये कि जब यह एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटेशनल रेंज से दूर था, तब तक इस एस्टेरॉयड की स्पीड थी करीब 65,000 किलोमीटर पर आवर। मगर जैसे ही एस्टेरॉयड ने धरती की ग्रेविटेशनल रेंज में प्रवेश किया, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी स्पीड बढ़कर 72,000 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी अब एस्टेरॉयड के धरती की सतह से टकराने में केवल 20 मिनट बाकी रह गए थे। और फिर जैसे ही एस्टेरॉयड ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया, दूसरी घटना घटी। तेज स्पीड के साथ एस्टेरॉयड का वायुमंडल की गैसेस के साथ घर्षण हुआ और इस फ्रिक्शन की वजह से एस्टेरॉयड में आग लग गई। यानी एस्टेरॉयड अब एक आग के गोले में बदल चुका था और 10 किलोमीटर चौड़ा ये आग का गोला अब धरती से बस टकराने ही वाला था। और आखिर धरती के विनाश का वक्त आ ही गया। महाप्रलय ने धरती की सतह छू ली थी। आज की धरती पर जहां नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको है, वहां इस एस्टेरॉयड का टकराव हुआ। जब ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया, तब इसका टेम्परेचर था करीब 20,000 डिग्री सेल्सियस। आप यकीन नहीं करेंगे, ये टेम्परेचर सूरज की सतह से करीब 4 गुना ज्यादा था। माना जाता है कि जब ये आग का गोला धरती की सतह से करीब 800 किलोमीटर दूर था, तब भी इसकी चमक और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जिस भी जीव ने इसकी ओर देखा होगा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई होगी। इस एक्सप्लोजन का फोर्स करीब 100 करोड़ मेगा टन था। इसे आप यूँ समझिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु विस्फोट के फोर्स को मिला भी ले तो भी एक्सप्लोजन उससे करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर ये आग का गोला समंदर से टकराया होता तो शायद पानी की वजह से इसके टेम्परेचर और स्पीड में कमी आती और बर्बादी कुछ कम होती। मगर ये एस्टेरॉयड सीधा धरती से ही टकरा गया था। इस भिड़ंत का परिणाम ये हुआ कि पूरी धरती दहल गई। जिधर टकराव हुआ था उसके आसपास करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक का तापमान एकदम से 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। जो भी डायनासोर्स और दूसरे जीव इस 1000 किलोमीटर के दायरे में थे, वे सभी जलकर खाक हो गए।
इस भयानक टेम्परेचर की वजह से धरती के एटमॉस्फेयर का पूरा मॉइस्चर भाप बन गया। धरती पर जिस जगह यह एस्ट्रॉयड टकराया था उस जगह करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और करीब 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस विशाल गड्ढे के आकार से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी भीषण थी। मगर ये तो केवल विनाश की शुरुआत थी। इस भयंकर टकराव की वजह से धरती की लाखों मेट्रिक टन धातु टुकड़ों के रूप में उछलकर अंतरिक्ष में पहुंच गई थी और कुछ ही घंटों बाद आग के गोलों के रूप में वापस धरती पर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से धरती पर आग की बारिश हो रही हो। इस भयानक बारिश से आकाश में उड़ने वाले डायनासोर्स और दूसरे जीव जलकर खत्म हो गए। नेचर का ये विकराल रूप यही नहीं थमा। इस भयानक टकराव की वजह से धरती पर एक तेज भूकंप आया। ये भूकंप कोई साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि ऐसा महाविनाशकारी भूकंप था जैसा आज से पहले धरती ने कभी महसूस नहीं किया था। इंसानों ने आज तक जिस सबसे भयानक भूकंप का अब तक सामना किया है, ये भूकंप उससे भी 7 गुना ज्यादा तीव्र था। इस भयंकर भूकंप की चपेट में विस्फोट की जगह से दूर रहने वाले डायनासोर्स और जीव भी आ गए थे। चारों तरफ मौत तांडव कर रही थी। जिधर देखो उधर बस लाशों के ढेर दिखाई देते थे। अपने आकार के दम पर कभी न झुकने वाले डायनासोर्स तिनकों की तरह बिखर रहे थे। ब्लास्ट को 1 घंटा भी नहीं हुआ था और धरती बिल्कुल खंडर हो गई थी। इस विस्फोट की तीव्रता इतनी तेज थी कि धरती पर जगह जगह चक्रवात और ज्वालामुखी फूटने लगे। दुनिया के बाकी हिस्सों में मौजूद डायनासोर्स की प्रजातियां इन चक्रवात और ज्वालामुखी की चपेट में आकर धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। चारों तरफ बस मौत ही मौत नजर आती थी। प्रकृति अपने सबसे भीषण रूप में नजर आ रही थी। उसका रौद्र रूप सब कुछ निगल लेने के लिए आतुर नजर आ रहा था। भूकंप और ज्वालामुखी का असर समंदर के अंदर भी था। समंदर में उठने वाले भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपदाओं ने सुनामी का रूप ले लिया और समंदर उफनाने लगा। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसी भयंकर सुनामी धरती ने आज तक नहीं देखी थी। इस सुनामी की वजह से समंदर के अंदर का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। सारे मरीन क्रिएचर्स मारे गए। यहाँ तक कि समंदर के आसपास रहने वाले जीवों पर भी सुनामी कहर बनकर टूटी। सब के सब जीवन से हाथ धो बैठे। इस भयानक विस्फोट की वजह से आसमान में डस्ट पार्टिकल्स का ऐसा भयंकर गुब्बार बना कि उसने लगभग पूरी धरती को ढक लिया। ये धूल और धुएं का गुब्बार करीब 7-8 किलोमीटर मोटा था। यानी अब धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना बिल्कुल असंभव था। ये महाविशाल गुब्बार धरती के आसपास कई महीनों तक छाया रहा, जिसने हवा को तो जहरीला बनाया ही, साथ ही सूरज की रोशनी को भी जमीन नहीं छूने दी। इसका असर ये हुआ कि पेड़ पौधे धीरे धीरे मरने लगे। धरती के हर हिस्से से वनस्पति का अस्तित्व मिटने लगा और साथ ही इन पर आश्रित जीव भी खत्म होने लगे। शाकाहारी जीवों के जीवन पर तो यह आफत मानो कहर बनकर टूटी। सबके सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए और इस तरह पूरी धरती के डायनासोर्स की लगभग सारी प्रजातियां समाप्त हो गई। खैर, जीवन कभी रुकता नहीं है। इस महाप्रलय के बाद जो छोटे मोटे मैमल्स और रेप्टाइल्स बच गए थे, धरती पर जीवन को बचाए रखने की जिम्मेदारी अब इन पर थी।